हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, आज मैं लेने वाला हूं मैथ्स मैराथन, मैथ्स की महा क्लास, जिसमें आप सबको लगभग 50 क्वेश्चन मिलने वाले इस क्लास में। जी हाँ दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में श्योरली पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आइडिया आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर मजा आएगा। ये नहीं कि जो है 1 मिनट देख लिया छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो फिर हाथ जोड़ रहा हूँ, वीडियो को स्किप कर दीजिए तो ही अच्छा है, ठीक है? क्योंकि बगैर पूरा देखे मजा नहीं आने वाला है। और अच्छे अच्छे लेवल्स के साथ आज मैं आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर इसी तरह की बेहतरीन बेहतरीन सी क्लासेस मिलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव लाया हूँ। एक दिन मैथ्स मैराथन लूंगा, अगले दिन इंग्लिश का मैराथन लूंगा 1.5-2 घंटे के आसपास, ठीक है? फिर रीजनिंग का 1.5-2 घंटे के आसपास मैराथन लेने वाला हूं। इस तरीके से डेली चलेगा दोस्तों। एक दिन में एक वीडियो आएगा, लेकिन वो मैराथन क्लास के रूप में रहेगा। और अपने आप को खुद को जज करिए कि आप हम अगर 50 क्वेश्चन बैजनाथ सर दे रहे हैं ना, तो हमारा कितना उसमें से सही हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बगैर देरी किए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और लक्ष्य 31 अगस्त, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और दोस्तों हिंदी में टाइपिंग है, इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपया है, तो राम और श्याम की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? कह रहा है द इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 5:4 एंड एक्सपेंडिचर रेशियो इज 3:2। इफ एवरी सेव्स 6,000, देन फाइंड द इनकम ऑफ राम एंड श्याम। ओके, एंड ऑप्शन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ऑप्शन ए 15,000 12,000, ओके। ऑप्शन बी 12,000 18,000। ऑप्शन सी 10,000 20,000। ऑप्शन डी 30,000 एंड 40,000। ये है आप सभी के ऑप्शन, ओके। कर राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4। यहाँ पे हमने लिख दिया राम और यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया श्याम। कह रहा है जो इनके आय का अनुपात है वो 5:4। यहाँ 5 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 5:4। आगे कह रहा है उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये इनका इनकम है, ये क्या है? इनकम है। और जो इनके खर्च का अनुपात है, अर्थात जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो रहा 3:2। ठीक है दोस्तों, इनकम है, आप एक्सपेंडिचर लिख दिए, एक्सपेंडिचर आप लोग आगे कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर श्याम 4 रुपया कमाता है तो 2 रुपया खर्च कर देता है, तो दोस्तों बचा कितना रहा? 2 रुपया बचा रहा है। अगर राम 5 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्च कर देता, कितना बचा? 2 रुपया बचा रहा है। दोस्तों इन केस जो है ना, यहाँ पे देखिए 4 से 2, यहाँ वैल्यू क्या है दोस्तों? 5 से 3, ये वैल्यू जो है दोस्तों बराबर है, दोनों समान रुपया बचाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत जो है, प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपये है, यानी कि दोस्तों जो प्रत्येक व्यक्ति का जो बचत दिया है ना दोस्तों, वो 6 है। यहाँ पे 4 से 2 है ना, यानी कि 2 रुपये बचा रहा है। क्या 2 रुपये नहीं बचाता है? 6,000 रुपये बचाता है। दोस्तों कितना गुना होगा? 2 से 6,000 भाग देंगे तो ये 30,000 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? 6,000 है ना, तो 3,000 गुना हो जाएगा। सॉरी, 2 से 6,000 भाग देंगे तो 3,000 हो जाएगा। तो क्या राम और श्याम की आय ज्ञात कीजिए। तो राम की आय जो दोस्तों यहाँ पे 5 है ना, तो ये भी 5 ना होके 3,000 टाइम्स से अधिक हो जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये राम की आय हो जाएगी। और श्याम की आय ये भी 4, और 4 ना होके 3,000 गुना अधिक हो जाएगा। 4 तिया 12,000, यानी कि 15,000 12,000। ऑप्शन ए के साथ हम दोस्तों चले जाते हैं। किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है दोस्तों? क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट है ना, कमेंट जरूर करिएगा कि सर हाँ क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों टीसीएस पूछती भी है। ठीक है, ज्यादा वो टफ नहीं रहता कि ज्यादा टफ क्वेश्चन लेती है। क्वेश्चन 2, A/B इज इक्वल टू 3:1। ए और बी की जो आय का अनुपात है वह 3:1 है, और उनके खर्च का अनुपात 8:1 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 4,000 रुपये है, तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, हल्का सा चेंजिंग देखने को आपको बॉलिंग और बैटिंग में मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ए और बी
इंग्लिश में बता दे रहे हैं। द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:3:1 and expenditure ratio is 8:n. If every saves 4,000 then find the income of A and B. ओके दोस्तों, मजा आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैथ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको लगन की जरूरत होती है, लगन से लगिए तो ए रेशियो बी दे रखा है 3:1। ठीक है, आगे कह रहा है और यहाँ पे देख रहा है इनकम का रेशियो। किसका रेशियो? इनकम का रेशियो। और नीचे किसका दिया है? एक्सपेंडिचर का रेशियो। ये है 3:1 और एक्सपेंडिचर है 8:1। ध्यान से समझिएगा, यानी कि 3 रुपया ये कमाता है तो 8 रुपया खर्च कर दे रहा है। ये कितना बचा रहा है दोस्तों? ये 5 बचा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ यह 1 रुपया खर्च कर रहा है और 1 रुपया यहाँ पे 8:1। ठीक है, 1 रुपया कमा रहा, 1 रुपया खर्च कर दे रहा, बचत कितना दोस्तों? 0 है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे ये चीज ना हमेशा इक्वल होना चाहिए। कह रहा यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 4,000 रुपए है, प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा? 4,000। तो यहाँ तो 5, यहाँ तो 0 बचा रहा है, यानी कि जो बचत है दोस्तों ना वो यहाँ पर इक्वल नहीं हो रही है। तो इसको हमें इक्वल कैसे करें सर? एकदम टेंशन में आ गए ना, इक्वल कैसे करें? ध्यान समझिएगा। इक्वल करने के लिए यहाँ पे कितना है? 3 और 1 का दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। दोनों के बीच का दोस्तों क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। यहाँ 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 और 8 और 1 के बीच का डिफरेंस 7। तो क्या करते हैं? 7 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नया रेशियो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? डीएफ। 7 का 3 में कराएंगे 7 3 जा 21। 7 का 1 में कराएंगे 7 1 जा 7। 2 का 8 में कराएंगे 2 8 जा 16 और 2 का 1 में कराएंगे 2 1 जा 2। अब देखिएगा 21 रुपया कमाता है तो 16 खर्च कर दिया, 5 बचा रहा है। 7 रुपया कमाता है 2 खर्च कर दिया, 5 बचा रहा है यहाँ पे। यानी कि अब हमारा कंडीशन सही है, दोनों लोग 5-5 बचा रहे हैं। कह रहे हैं दोनों लोग 5 नहीं बचाते दोस्तों, 4,000 बचाते। कितना बचाते हैं? 4,000। कितना टाइम्स है? 4 8 जा, यानी कि 800 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 800 टाइम्स है। तो जो इनका जो आय, जो यहाँ पे ए की जो आय होगी दोस्तों, यह भी कितनी हो जाएगी? 800 रुपया ना होगी 21 गुना अधिक हो जाएगा। 21 गुणे 800 तो 21 गुना 21 होते 168। 16,800 रुपए। ए की आय कितनी हो गई? 16,800 रुपए। और बी की आय भी 7 ना होके 800 अधिक 5600 रुपया। ठीक है ना? ये हमारा ए और बी की आय का रेशियो हो गया दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी इसे इग्नोर मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं करना है? इग्नोर नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट तक देखेंगे आप सभी, तभी जाकर मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बाद में आप सभी मुझे मत कहिएगा हाँ बैजनाथ सर जो है कुछ कह रहे थे और हम सुने। आप लोग मेरी गलती मत दीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक सेकेंड, वन टू थ्री। चलिए, एक इसमें क्वेश्चन आता है बैग वाला। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? एक आता है बैग वाला क्वेश्चन ना, उस क्वेश्चन को हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? देख ले रहे हैं। बैग वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछता है ना, कितने हैं कितने हैं, तो 1 रुपये 50 पैसा, इस तरह से कुछ होता है क्वेश्चन। देखते हैं। एक बैग में रुपया 1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं। ठीक है, और उनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है और सिक्कों की कुल संख्या 378 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन टीसीएस ने बहुत बार पूछा है। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार टीसीएस इस क्वेश्चन को पूछती है। इंग्लिश में बता देते हैं। देयर आर 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन ए बैग एंड देयर प्राइस आर इन रेशियो 13:11:7 and the number of coins is 378. Find the number of coins of 50 पैसे। ओके, ऑप्शन आप सभी को देता हूं। 123, 132, 1110, 200। ओके, हियर इज ऑप्शन। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते, इजी वे से कैसे करेंगे।
दोस्तों इजी वे से हम क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करते हैं ना, हमारे लिए ये मायने रखता है। ठीक है, कह रहा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे यहाँ 1 रुपी, ठीक है ना, 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। आपको ये सब क्या करना, लिख लेना है। कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक यानी का जो सिक्का का जो रेशियो है वो कितना है, 13:11:7। यानी कि दोस्तों ध्यान से समझना यार, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, तो इनका जो प्राइस हो रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ पॉइंट्स, सिक्कों लास्ट में क्वेश्चन में कैच करिए दिया क्या है, लास्ट में दिया सिक्कों की कुल संख्या 378 है। तो सिक्कों की कुल संख्या 378 है, तो हमें जो ये वैल्यू लेना है ना, वह भी कहीं ना कहीं सिक्कों की कुल संख्या से मतलब है। ओके, अब एक बात बताइए, 13 रुपया के एक सिक्के हैं, तो कॉइन्स कितने हो गए, 13 ही तो हुए यार। मैं ये कहूँ मेरे पास एक रुपए के 13 सिक्के, तो 13 ही तो हुए। लेकिन यहाँ कह रहा है 50 पैसे का जो है वो 11 है। दोस्तों अगर 11 50 पैसे के 11 सिक्के है ना, थोड़ा देर और रुके रहिए, 50 पैसे के अगर हमारे पास 11 सिक्के हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22। यार मैं ये कह दूं 50 पैसे के हमारे पास 11 है, तो कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक बात बता रहा हूं आप सभी को, 13 के 13 सिक्के तो एक का गुणा करना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 11 50 पैसे की 11 सिक्के हैं, तो इसमें किसका गुणा कर देगा दोस्तों, 2 का, तो 11 दूना 22। अब 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं दोस्तों, 1 रुपए में जो है 4 सिक्के होते हैं 25-25 के ना। अच्छे से समझ लो यार, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, इसीलिए जो वैल्यू इसमें 7 का हम 4 में गुणा कर देंगे, 7 चौके 28। कितना हो जाएगा, 28 सिक्के हैं, ठीक है ना। एक बात समझिएगा अच्छे तरीके से, जब कभी भी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का कमाल यहाँ दे, ठीक है ना, और सिक्कों की कुल संख्या क्वेश्चन में दिया है, तो हमें क्या करना, रुपये वाले में 1 का गुणा करना है, 50 पैसे वाले में 2 का गुणा करना है, और 1 रुपये वाले में 4 का गुणा करना है। ऐसा क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो ये हो गया टोटल सिक्कों की संख्या 22, 28, 50, 50 और 13 63। टोटल सिक्कों की संख्या दोस्तों हो गई 63। कितनी हो गई, 63। क्या ना, कुल सिक्कों की संख्या 63 नहीं है दोस्तों, 378 है। यानी कि जो 63 का वैल्यू है वो 378 दिया। कितना गुना है, 6 गुना दिया। कैसे पता चला सर, इसे इसमें डिवाइड कर दिया, 6 गुना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे 22 है ना, तो यहाँ पर 50 पैसे सिक्कों की संख्या 22 ना होके 6 गुना अधिक 22 का 132, ऑप्शन बी के साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर ये पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 28 इंटू 6 करते। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 13 छक 78 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से क्वेश्चन करना। बस एक चीज माइंड में याद रखिएगा, 50 पैसे का दे तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, 25 पैसे का 4 से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये रुपए में 4 जो है 25-25 के सिक्के होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है ना। ये मैराथन क्लास सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। चौथा कह रहा है, जस्ता और तांबे के 72 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 5:4 के अनुपात में होता है। मिश्र धातु में कुछ मात्रा में जस्ते को मिलाने पर तांबा और जस्ते का अनुपात 2:3 हो जाता है। मिश्र धातु में कितना किलो जस्ता मिला होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कॉपर और जिंक की बात है, ठीक है ना, जस्ता और तांबे की। कॉपर और जिंक, जस्ता और तांबा, यहाँ लिखते हैं जस्ता और यहाँ लिखते हैं दोस्तों तांबा। ध्यान से समझिएगा, जस्ता तांबा। कह रहा जो जस्ता और तांबा है वो 5:4 के अनुपात में है। तो जस्ता का है 5 और तांबा का है 4, ठीक है ना। जस्ता का है 5 और तांबा का हो गया दोस्तों 4, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 और 4 मिलकर 9। शुरू में जो 9 का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, वो कितना गुना है, 72 गुना भी इसका यूज हम करेंगे। देखिए क्या होता है आगे। कह रहा यानी कि इन दोनों को मिला दिया, जस्ता और तांबा को मिला दिया, तो एक दोस्तों मिश्र धातु बन गया। मतलब जब दो चीजों का मिलाते हैं तो एक मिक्सर बनता है, तो वैसे एक मिश्र धातु बन गया, ठीक है। अब कह रहा है मिश्र धातु में कुछ मात्रा में कोई जस्ते को मिला दिया गया। दोस्तों कुछ मात्रा को क्या किया गया है, जस्ते को मिला दिया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे कुछ मात्रा में किसको मिलाया गया दोस्तों, कुछ मात्रा में जस्ते को मिलाने पर, जस्ते को कुछ मिला दिया गया, ठीक है ना, जस्ते में कुछ मिलाया गया है। अब यहाँ देखिएगा, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। हल्का सा मिस्टेक क्या था बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कॉपर पहले रहेगा और जस्ता बाद में रहेगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब क्यों आ नहीं रहा है, कह रहा है कॉपर और जिंक के 72 किलोग्राम मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:4 के अनुपात में होता है, ठीक है। मिश्र धातु में कुछ मात्रा में जस्ते को मिलाने पर तांबा और जस्ते का अनुपात 2:3 हो जाता है। मिश्र धातु में कितना किलो जस्ता मिला होता है, ठीक है दोस्तों। जस्ता मतलब होता है डियर जिंक, ठीक है, और तांबा मतलब होता है कॉपर, ठीक है। स्टार्ट में जो रेशियो दे रखा है इनका, तो हम आंसर की तरफ आपको ले चलते हैं। 22, 28, 38 और 82, कौन सा ऑप्शन सही आप लोग बताइएगा, ओके। और यहाँ पे दे रखा है कॉपर और जिंक का जो रेशियो है डियर, वो 5:4 है। कितना है, 5:4 है। और क्या रहा है, मिश्र धातु में कुछ मात्रा में जस्ते को मिलाने पर, ध्यान से समझना यार, ये जस्ते को मिलाया जा रहा है ना, ध्यान से समझना, मजा ना आए तो फिर कहिएगा। जिंक को मिलाया जा रहा है अर्थात जस्ते को मिलाया जा रहा है, और जब जस्ते को मिलाया जाता है तो नया रेशियो रहता है 2:3। एक बात समझिएगा, जस्ते में हम मिलाया जा रहा है ना, यहाँ पे कॉपर के साथ छेड़खानी तो नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं कॉपर का वैल्यू दोस्तों बराबर होना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा कर कमाल की मैं तेरा हो जाऊं, मतलब कुछ ऐसा कर कमाल की कॉपर इक्वल हो जाए। दोस्तों यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, यार तो बराबर तो है नहीं, क्योंकि हम जस्ते के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कॉपर तो हमारा इक्वल होना चाहिए ना, कैसे इक्वल होगा। यहाँ पे 5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों सर, हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे धांसू तरीका देखो यार, तो यहाँ पे 2 है तो इसका इसमें कर दो, इसको यहाँ पे कर दो 5 का, काम बन गया। तो यहाँ पे जो नया रेशियो बनेगा डियर कॉपर और जिंक का, 5 2 जा 10, ये छोड़ दीजिए, 4 2 जा 8, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये न्यू रेशियो हमारा बन चुका है दोस्तों। कॉपर यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 है, अब नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। जिंक पहले 8 था, 15 हो गया, कितना मिला गया दोस्तों, 8 से 15 गया 7 मिला गया ना, कितना मिलाया गया, 7 मिलाया गया है जिंक को, ठीक है। अब ध्यान से समझना, शुरू में दिया है जस्ता और तांबा 72 किलोग्राम है, यानी कि 10 और 8 मिलकर दोस्तों कितना 18 हो रहा है। कह रहा 18 नहीं है, 72 है, शुरू में ही दे रखा है ना कि ये दोनों का योग 72 है, तो 18 ने 72 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो ऐसे ही जो जिंक मिला है ये भी 7 ना होकर 4 टाइम्स 728, यानी कि हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं। किसके साथ जाने वाले हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके दोस्तों आप सभी लोग बता दीजिए, तभी जाकर क्वेश्चन में मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 की तरफ आते, थोड़ा क्वेश्चन लगाना पड़ता है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। यहाँ दे रखा है दोस्तों, इफ A/B इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3, ओके। B/C इज इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14 एंड D/7 इज इक्वल टू 7/10 रेशियो 3/5। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड A/B/C/D, यानी कि A/B/C/D का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमेशा जो है पता लगा रहा है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या करते हैं, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे A/B। दोस्तों A/B यहाँ दे रखा है ना, पहले इस रूप को आप हटा दीजिए, ठीक है। 2/9 रेशियो 1/3 दिया है ना, इसको आप कैसे कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। इस जो डिनोमिनेटर रहता है ना वो कैंसिल हो जाते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा, यहाँ हो जाएगा 2 रेशियो 3 1 जा 3, यानी कि A/B हमारे पास आ गया 2/3। अब बात करेंगे B/C की। B/C क्या है, 2/7 रेशियो 5/14। सेम टू सेम प्रोसेस करना है यार, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है।
इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5, 4:5 आ गया। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, B/C/D लिख देते हैं। यहाँ पे बी का वैल्यू आ गया 4 और सी का वैल्यू दोस्तों 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया है 5। आगे कह रहा है D/C, ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मतलब मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि D/C नहीं होना चाहिए, C/D होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, मिटाने वाला कहाँ चला जाता है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे D/C है ना, हाँ D/C है 7/10:3/5। तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका इधर करते करते इसका इधर 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, 7:6 हुआ दोस्तों। 7:6 हुआ तो किसका, जो D का वैल्यू वो 7 है, अर्थात D के जगह पर 7 लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, D के जगह पर 7 और C के जगह पर लिख देंगे 6। यहाँ तक हमने सिचुएशन को क्या कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। अब आप A/B/C/C/D आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे, ध्यान से देखिएगा, धांसू ट्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, जो इसके स्थान पे, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और आपके सामने कोई सड़क वगैरह की जमीन है, तो यार आप ही का तो होता है, तो ऐसे जो खाली जगह वो आपका है। यहाँ 3 है, 3 सब में जो है फिलअप कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ 5 है ना, 5 सब में फिलअप कर दीजिए। यहाँ 4 है ना, 4 इसके सामने फिलअप कर दीजिए। यहाँ 6 है ना, 6 फिलअप कर दीजिए। यानी कि जिसके सामने जो रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, ठीक है ना। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। 6 4 जा 24 एंड 3 72 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 33 जा 90, 7 5 जा 35, 35 इंटू 3 105। ये आपका क्या होगा, हो गया दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। कुछ डिवाइड करना तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या, यानी कि 9 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं। 3 से 40, यह भी आंसर है दोस्तों, लेकिन हम कर लेते हैं। 3 से 48 में करेंगे 16 हो जाएगा। 3 से करेंगे 24, 3 से करेंगे 30, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 5 से भी, यही हमारा आंसर है। आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक और क्वेश्चन पूछता है, उसको ऐसे देख लीजिए कि A/B दिया है 3/4, B/C दिया हुआ दोस्तों, B/C दिया है 5/7 एंड C/D दिया है 8/9। तो कह रहा है A/D फाइंड आउट करो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ये इसका रेशियो दे दिया और कह दिया कि A/D ज्ञात करिए। तो पता क्या करते हैं, A/D के लिए शुरू का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। कहाँ गया, इसको हम पूरा कर दे क्या दोस्तों, देखिएगा 5 दिया 15/120, यहाँ पे A/D निकाल दे रहा हूँ। और इधर 7 चौक 28, 28 ना होता 252, गुणा कर लेते हैं 28 इंटू 9, 252 जाएगा। अभी 2 से काट दीजिए 60 आ जाएगा, यहाँ पे 126 आएगा, फिर 2 से 30, फिर 3 से, यानी कि 10:21 हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है जब कभी भी A/D पूछे तो शुरू का मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको चाहे तो कर लीजिए, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो ही गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 6 कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 घड़ी रुपया 600 में खरीदी। 2 घड़ी को किसने खरीदा, तो कितने में, 600 में खरीदी। उसने एक घड़ी को 14% के लाभ पर तथा दूसरी को 14% की हानि पर बेच दिया। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मजा आना है तो फिर कहिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 600 रुपए में खरीदी। 2 घड़ी खरीदा दोस्तों
600 में खरीदा, यानी कि दोनों का मिला जुला कर कितना प्राइस हो रहा है 600। ठीक है, एक को 14% के माना पहली घड़ी P1 है, 14% के लाभ पर बेचेगा तो 100 में 114 जोड़ 100 में 14 जोड़ देंगे तो 114 आएगा, 114 बटे 100। और दूसरी घड़ी को कह रहा P2 को जी है दोस्तों, P2 को कह रहा 14% की हानि पर, यानी कि 86 बटे 100। जब हानि पर बेचेगा ना तो उसको घटा दीजिएगा और लाभ पर बेचेगा तो जोड़ दीजिएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, तो P1 ये P2 मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू 86, ये मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड करेगा, किससे कटेगा, ये किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा, कहाँ कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 17, मतलब 2 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 3 10, 5 4 9 10, यानी कि 100 आ गया दोस्तों। यहाँ पे जब देखा गया तो इन दोनों का जो मूल्य है वो 100 है, कह रहा है इन दोनों का मूल्य 100 नहीं है 600 है। कितना गुना अधिक है, 600 गुना अधिक है, मतलब 6 गुना अधिक है। तो क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, पहले का क्रय मूल्य 43 ना होके 6 गुना अधिक, 6 3 का 18, 6 से 24 25, 258 हो जाएगा। और P2 का वैल्यू 57 ना होके 6 गुना अधिक, 6 7 42 को 2 4, 6 35 4 34, 342 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का घड़ी का मूल्य हो जाएगा 300। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं तो मिस्टेक होने का चांस दोस्तों क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, चलिए फटाफट आता है अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों लगाना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चन 7 क्या रहा दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व क्या था दोस्तों, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इंग्लिश देख लेते हैं। 10 years ago a father was 3 times of his son. Okay, in the present father is 2 times, then his son, then find the present age of his father. Okay, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 20 30 40 एंड 60। फटाफट बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। क्या रहा है, 10 वर्ष पूर्व, ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एज रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ओके, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, यानी कि जो फादर, यहाँ पे फादर है और यहाँ पे है सन, यानी कि यहाँ पिता हो गया, यहाँ पर उसका बेटा। कह रहा तिगुनी थी, यानी कि अगर सन का आयु 1 है तो पिता की आयु दोस्तों 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर सन की आयु 1 है तो फादर की आयु 3 हो जाएगी। ठीक है, ये है 10 ईयर एगो, क्या है दोस्तों 10 ईयर एगो। ओके, ये 10 वर्ष पूर्व है। फिर का जो प्रेजेंट में है, यानी कि जो वर्तमान में है ना, वर्तमान में जो इनके इसका रिलेशन है वह 2:1 है। कितना है, 2:1। मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 3 से 2 आया, 1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ 1 से 1 आया 0, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि गैपिंग हमेशा इक्वल होना चाहिए तो ही जाकर सवाल सेट होगा, अदरवाइज नहीं सेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके बीच का हम डिफरेंस लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, इनका जो डिफरेंस होता है ना हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। ओके, जब हम दोस्तों 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी कि हमारे पास बन गया 4:2। और 1 का इसमें कराएंगे तो वही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब देखिएगा 3 से 4 हुआ, 1 से 2 हुआ। अब देखिएगा गैप इक्वल है। ठीक है ना, गैप क्या है, इक्वल है, यानी कि कह रहा ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में अगर लड़के की आयु 2 है तो 10 वर्ष पहले कितनी थी, 1 थी, यानी कि जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है ना। लेकिन क्या 10 वर्ष पूर्व 1 नहीं थी, वो 10 साल, यानी कि जो 1 का वैल्यू है दोस्तों वो 10 है, यानी कि 10 टाइम्स है। तो पूछ क्या रहा है, पिता की आयु, पिता की आयु दोस्तों वर्तमान में पिता की जो एज हो जाएगी ना, पिता की एज जो हो जाएगी ये भी 10 टाइम्स, 10 × 4 हो जाएगा, 4 × यानी कि 40 ईयर तो है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाते हैं। 40 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ a+1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस बहुत बार पूछती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हाल फिलहाल में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो कह रहा ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा यार, जब कभी भी यहाँ पे इसका स्क्वायर दो टोटल 0 के बराबर कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ए प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर स्क्वायर जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, तो ए का वैल्यू है प्लस वन, उधर जाकर -1, ठीक है। यानी कि यह सब 0 के दोस्तों बराबर है। तो जब यहाँ पे यानी कि क्या फर्क पड़ा, यह +1 था, उधर जाकर -1 हो गया, तो ऐसे b का वैल्यू है +2, उधर जाकर -2 हो जाएगा। ऐसे c का वैल्यू इधर +3 उधर जाकर -3, यानी कि a b और c का वैल्यू इस तरीके से हम कैचअप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -1 आ गया, b का वैल्यू -2 आ गया है, और c का वैल्यू -3 आ गया। यहाँ तक समझ में आया ना। अब इसको हम ऐड करेंगे, जब 3 -1 या फिर 1000 माइनस एक साथ होता है तो उसको ऐड कर लेते हैं और माइनस का साइन यूज करते हैं, ठीक है ना। 3 2 5 5 एंड 6, यानी कि -6 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आ जाते हैं। लास्ट तक दोस्तों वीडियो को देखना है। अगर एनबीई में सिलेक्शन लेना हो तो, या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपका डेडिकेशन मायने रखता है। आप किस डेडिकेशन के साथ उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका डेडिकेशन है या नहीं उस एग्जाम के लिए। अगर आप डेडिकेट नहीं उस एग्जाम के लिए तो आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाओ, कभी भी एग्जाम कोई भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको एक सीट पाना तो जी जान लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। 2700 2702 720 7200, ये यहाँ पे 1 कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे यदि x धन 1/x बराबर 4 है ना, तो x पे 6 प्लस x 1/x पे 6 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 4, यानी कि x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ 1/x तो गलत हो जाएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्यूब के रूप में लेकर जाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि पहले इसका हमें क्यूब ज्ञात करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा क्वेश्चन लगा दें, ध्यान से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए 6 लाना है ना, क्या लाना है, 6 लाना है। तो जब आपको इस तरह से कर देंगे तभी तो आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले आपको x क्यूब करना है, फिर उसका आप सभी को स्क्वायर कर देना। ओके, ध्यान से देखिएगा, पहले आप जब इसको करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो तरीका आप सभी को बता दिया हूँ, इसका क्यूब करते हैं और -4 इंटू यहाँ पे फार्मूला बन जाता है। इफ ये चीज अगर p दिया है ना तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाता है p क्यूब -3p। ये फार्मूला आप सभी को अलजेब्रा मैराथन में करा रखा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिखिएगा अलजेब्रा मैराथन बाय बैजनाथ सर या अलजेब्रा मैराथन बाय एग्जाम तक वारियर्स, तो वीडियो जाएगा उसको आप सभी लोग जरूर देखिएगा। ओके, तो क्या करते हैं, p का वैल्यू मतलब यही, इसका क्यूब कर दीजिए -3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 4 4 जा 16 16 4 जा 64 -12, इसको करेंगे 52 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया, 52 आ गया। यानी कि इसका वैल्यू हमको मिल गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का 52। अब हमें लाना है x पे 6, तो क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। जब होल स्क्वायर करते हैं, आप सभी को चीज पता है, x प्लस 1/x अगर p दिया है ना तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है p स्क्वायर -2 होता है, ये चीज पता होना चाहिए यार, ठीक है। तो क्या करते हैं, 52 का स्क्वायर कर देते हैं और -2 को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देंगे। 52 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 52 का स्क्वायर 2704 होता है और -2 कर देंगे तो 2702 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी बात पर एक शायरी सुनाते हैं आप सभी को, आधा घंटे का काम हमारा मतलब खत्म हो गया।
मतलब आधा घंटा हो चुका है, मैराथन काफी लंबा जाएगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लास्ट तक टिके रहेंगे। जो बच्चा लास्ट तक वीडियो को देखा है वो कमेंट करेगा जरूर, सर हमने इतना क्वेश्चन देखा है और हमारा इतना सही हुआ और इतना गलत हुआ है, ठीक है ना। और मैथ्स के लिए मैं कैसे सुधार करूँ वो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है ना। जो लास्ट तक देखेगा वही कमेंट करेगा, और जो लास्ट तक नहीं देखेगा वो बाबा के ठुल्लू कमेंट करेगा, क्या कमेंट करेगा। चलिए सुनाते हैं। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो कर गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी रात और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी खो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी खो के गुजरी है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर किसी जॉब को पाना चाहते हैं ना तो रात को सोने से मतलब नहीं है, आप उसके मतलब उसके लिए खो जाइए, पूरा डेडिकेट हो जाइए, ठीक है ना। सोने होने से मतलब नहीं है, ठीक है ना, पूरा डेडिकेशन के साथ सोना पड़ेगा। अब 1 घंटे के बाद एक और सुनाऊंगा, ठीक है ना। देखते टीका कौन रहता है लास्ट तक, जिसको सुनना है वो टीका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्या रहा है, इफ x plus 1 by x is equal to 2, then find the value of x to the power 100 plus, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या रहा है, यदि x plus 1 by x is equal to 2 है, ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, इसी में से एक सही है, तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि एक इसका आंसर आ गया, या तो 2 आ गया, या तो 3, या तो 4। क्या रहा है, x plus 1 by x is equal to 2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी इसका वैल्यू 2 दे, ठीक है ना, जब कभी भी इसका वैल्यू 2 दे x plus 1 by x का, इसका मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा दोस्तों, x का 1 रखेंगे, यानी कि ये वैल्यू पुट मेथड रहेगा, प्लस 1 by 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, यानी कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है x रखने पर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी x का वैल्यू रख दिया, तो x के ऊपर 1 रख देंगे, 1 के ऊपर 110 प्लस 1 का 1200, 1 के ऊपर ये पोर्शन रखेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, और 1 के ऊपर 1201, 1 और मिलकर 2 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम दोस्तों चले जाते हैं। कुछ भी इस तरह अलजेब्रा का क्वेश्चन यार काफी इजी होता है एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं है कि आज टफ आ गया नहीं कर पा रहा, ऐसा बात नहीं होता है। क्वेश्चन 11 क्या रहा है, सबसे लंबी राड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सबसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबी राड की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे एक कमरे जो 12 मीटर, 9 मीटर एंड 8 मीटर है रखी जा सकती है। एक बात समझ लीजिएगा, एक कमरा है, ठीक है ना, कमरा है, एक कोई कमरा है, इस तरीके से रूम है, इसका ऑप्शन हम फिलहाल के लिए ऑप्शन दे रहे हैं 189, 289, 169, 271, ऑप्शन ए दोस्तों। एक बात समझिएगा, यहाँ एक रूम है ABCD, रूम का कह रहा है जो यहाँ पे लेंथ है वो 12 मीटर है, ठीक है, और 9 मीटर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9 मीटर यहाँ पे क्या है, चौड़ा है, और 8 मीटर दोस्तों क्या है, उसकी ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई कितनी, 8 मीटर। एक बात समझिएगा, जब कभी भी सबसे लंबी राड की लंबाई पूछे, ठीक है ना, जब कभी भी सबसे लंबी राड की लंबाई पूछे, यानी कि वो यूं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ये विकर्ण पूछ रहा है, तो हमें ये काम करना है। उसके लिए फार्मूला आपका हो जाता है L² प्लस B² प्लस H²। जब कभी भी सबसे लंबी राड की लंबाई या कुछ सबसे लंबा पूछा ना, तो आप ये चीज आप जरूर करिएगा, L² प्लस B² प्लस H² एकदम आंसर आ जाएगा। L का वैल्यू क्या है दोस्तों, L का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, प्लस B मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई 9 है तो 9 का स्क्वायर, प्लस H मतलब होता है ऊंचाई यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 12 बराबर 144, प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 81, 8 का स्क्वायर हटाइए 64, तो कितना हो जाएगा, पूरा आप ऐड कर लीजिए, 4 1 5 4 9, 8 4 14 4 18, 1 1 2, 289 आ गया, कितना आ गया 289। यहाँ पे दोस्तों आंसर हमारा रूट में था 289 आ गया। या तो आप अगर ऑप्शन में यही दिया तो मार दीजिए, नहीं दिया है तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, यानी कि 17 मीटर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बस ये फार्मूला वहां पर यूज होगा जहां पर सबसे लंबे छड़ की लंबाई पूछी गई, ठीक है ना, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, सबसे लंबा पूछा रहा तो आप अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान से समझिएगा, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है ना, ऐसे कोई ट्रायंगल दे रखा है। अब ये भुजा दे रखा है दोस्तों, ठीक है ना, 3 4 5 कह रहा है यहाँ, यानी कि हम ले लेते हैं अभी ऑप्शन की तरफ 3/2, 1/2, 2/3 और 4/4, ऑप्शन हमारा यही है। ठीक है, देखते हैं कौन सा लड़का सही आंसर देता है। कह रहा है एक साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 4 एंड 5 सेम, और उसके मिडिल हम पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरीके से, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ, इसके मिडिल को मिला देते हैं। तो कह रहा है जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना होगा, जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ना उसका एरिया कितना होगा, हमें सिर्फ इसी से मतलब है। एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका जो बड़ा वाला है ना, सबसे पहले आप उसका एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे 1/2 बेस यहाँ पे दोस्तों कितना 3 है और हाइट कितना है 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कि 6 cm क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो गया। एक बात मैं आप सभी को आज बता देने वाला हूँ, यहाँ पे मान लीजिए डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, एरिया ऑफ डी ई एफ क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ होगा कितना बता रहा हूँ। जब कभी भी एरिया ट्रायंगल डी ई एफ पूछे ना तो 1/4 इंटू एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि बड़े वाले का आप निकाल लीजिए एरिया, उसके बाद आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 इंटू बड़े वाले का कितना 6 आया, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3/2 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/2 cm क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस आप सभी को याद करना है, जब कभी भी ये छोटे वाले का पूछा जाए तो 1/4 इंटू बड़े वाले जो भी त्रिभुज रहेगा ना उसका एरिया कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ये कैसा है, बोट एंड स्ट्रीम का। कह रहा है यदि नदी का वेग 6 km/h है, ठीक है ना, तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना है, तो नाव का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, किसका वेग, नाव का। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप सभी ऑप्शन दे देते हैं। ए है 14, बी है 28, सी है 7, डी है 18। ठीक है ना, कह रहा है सबसे पहले मानते हैं नाव का वेग, लेट्स माना नाव का वेग, नाव का वेग हमने मान लिया है x km/h। ठीक है ना, हमने नाव का वेग मान लिया दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, धारा की जो स्पीड है वो y km/h। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है जब देखिएगा दोस्तों, जब धारा की दिशा में जाएगा ना तो वहां पे हम दोनों को क्या जोड़ देते हैं, जब सापेक्ष हम ऐड करते हैं ना x प्लस वाई कर देते हैं, धारा की दिशा में जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, नदी मतलब धारा, तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगे समय से वो जो है 2.5 गुना है, यानी कि ध्यान समझिएगा x प्लस वाई x माइनस वाई। कहने का मतलब ये है अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो उसको हम मान लेते 1 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 2 सही 1/2, 2 दूना 4 1 5/2, ये कह रहा है। ठीक है ना,
समझ रहे हैं ना, 2.5 गुना मतलब 2 2 जा 4 और ये 1 5, 5/2 हो जा रहा है। तो क्या करते हैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, जो भी ये नीचे रहा था इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 5 रहेगा, 2 रेशियो दोस्तों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे जो x प्लस वाई आ गया ना, x प्लस वाई आ गया है वो आ गया 2 और x माइनस वाई जो आ गया वो आ गया है 5, ठीक है ना। x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है 2 और x माइनस वाई का वैल्यू आ गया है 5, यहाँ तक आ गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, जब कभी भी x का मान निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से हम दोस्तों क्या कर देते हैं डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कितना आ गया समझा रहा हूँ, ये आ गया 2, ये आ गया है 5, x का वैल्यू कितना होगा, अगर हम एक समीकरण को यहाँ जोड़ देते हैं ना तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई माइनस कैंसिल, 5 में से 2 गया 7, यहाँ 7, 1 x 2, x बराबर 7/2। 1 सेकंड लाइट का कुछ इश्यू आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब कभी भी x प्लस वाई 2 आ जाए और x माइनस वाई 5 आ जाए तो क्या करते हैं पता है, तो जो x का वैल्यू होता है वो इन दोनों का योग होता है, 5 और 2 मिलकर 7, और जो y का वैल्यू होता है इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होता है यानी कि 3। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब ये रियल में नहीं आंसर आया है, ठीक है ना। जब x प्लस वाई 2 दिया है, x माइनस वाई 5 दिया है, तो जो x का वैल्यू आएगा दोस्तों ये क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ आता है, x 5 और 2 मिलकर 7 आ जाएगा, और जो y का वैल्यू आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्ट आएगा, y का वैल्यू 3, यानी कि जो नाव की चाल है दोस्तों, अर्थात नाव का वेग है वो 7 आ गया है, और जो धारा अर्थात जो है धारा की चाल है वो 3 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है धारा की चाल 3 नहीं है, धारा की चाल 6 है, दिया साफ साफ क्वेश्चन में यार कि धारा की चाल 6 कितना गुना अधिक है, इससे शुरू में दिया है ना, हाँ 2 गुना अधिक है, यानी कि 3 से 6 भाग देंगे 2 टाइम्स आएगा। तो ऐसे ही जो नाव का चाल वो 7 नाव का 2 गुना अधिक 7 दूनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। मजा आया या नहीं आया दोस्तों आप सभी लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि 14 हमारा 14 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए रहते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 भी नाव धारा का ही है, कह रहा है एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेती है, ठीक है। यदि नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल, तो ध्यान से समझिएगा करते कैसे हैं। हम शुरू का जो एक इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, शुरू का मान ली हम एक इक्वेशन बनाते हैं और उसी को जो ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, दोस्तों यहाँ पे आपने मान लिया नाव की चाल x और धारा की चाल y, ये तो सभी लोग जानते हैं। 30 किलोमीटर जा रही है धारा के विपरीत, दोस्तों जब धारा के विपरीत जाएगी तो घटा दीजिएगा, अर्थात ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है ना। धारा के विपरीत जाएगा तो 30/x माइनस वाई, और आगे कह रहा है कि जब धारा के अनुकूल जाता है तो 44/x प्लस वाई लेता है, बराबर कुल कितना घंटा लगता है 10 घंटा। अगले समीकरण आगे हमें बढ़ना ही नहीं, यहीं से हम आंसर निकालेंगे दोस्तों, यहीं से ऑप्शन के थ्रू हम आंसर निकालें या माइंड का यूज करके लगा सकते हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ना है। यहाँ पे 10 लाना है ना, 10 आवर, यहाँ 10 लाना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 आए पूरा, या फिर यहाँ 4 आए तब तो 10 होगा दोस्तों, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ 4 आए और यहाँ 6 आए तभी तो 10 होगा, या फिर यहाँ 5 है यहाँ 5 है तभी तो 10 होगा। यानी कि इन केस यहाँ पे एक ऐसा बना दीजिए पॉइंट ना कि 10 आ जाए। तो यहाँ पे सबसे आसान हमारा क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ 44 है ना, अगर हम यहाँ पे 11 से 44 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा, क्या यही तो हुआ। अगर हम 11 से 44 से भाग देते तो 4 आ जाएगा, यहाँ 30 है ना, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 आना चाहिए, 5 से 30 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि x प्लस वाई बराबर हमने 11 ले लेना है और x माइनस वाई बराबर हमें क्या ले लेना है 6 ले लेना है, क्या ले लेना है 6 ले लेना है, ठीक है। ये चीज आप सभी लोग समझ गए ना यार। देखो कैसे पता चला, ये 10 लाना था तो ये 4 हो गया टोटल, ये टोटल 6 हो गया। तो अब यहाँ पे 4 आएगा कैसे, जब 11 से 44 में डिवाइड करेंगे तभी ना 11 4 या 44 आएगा। यहाँ पे 36 लाना है, यानी कि 6 लाना है, 5 से जब 30 में डिवाइड करेंगे तब तो आएगा 6,
तब यानी कि इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक एक्स मिलकर 2x, 11 और 6 मिलकर दोस्तों 11 6 मिलकर कितना हो जाता है, 11 की 6 कितना आया है, 11 5 आएगा ना, वो सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई 5 रखे हैं ना, तो 11 और 5 मिलकर 16, तो x बराबर 2 करने 2 2 8 16, अर्थात नाव की चाल आ गई हमारी 8, नाव की चाल यहाँ 8 आ गई, तो यहाँ x के जगह 8 रख दीजिए, 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 प्लस 8 उधर जाकर माइनस 8, यानी कि जो धारा की चाल आ गई वो आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नाव की चाल आ गई वो आ गई हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, इतना सा समझ में आया, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन को आप जो है इजिली जो है आप आंसर को में डाल सकते हैं। ठीक है ना, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 16 और 17 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन 16, हाँ ए बी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 16 और 17 दोनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी और सी में 555 रुपए की राशि इसके अनुपात में बांटी जानी थी। ठीक है ना, लेकिन गलत हो गया दोस्तों, गलत ये हो गया कि ये जो बट्टा है वो पलट गया, इस अनुपात में बांट दिया गया, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो अंतर तो आएगा ही ना, 72 ज्यादा मिली या 27 या 88 या 55 ज्यादा कितनी मिली। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर सी है, तो 1/4 रेशियो 1/5 और रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटना था। तो जब बटा वाला क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना है, एक ऐसे संख्या से गुणा करा दीजिए जो तीनों से कट जाए। तो यार हम 60 से गुणा करा देते हैं, किससे गुणा करा देते हैं, 60 से, 4 एकम 4, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 6 दही 10 आ गया। तो दोस्तों जब इस रेशियो से बांटा गया तब सी को कितना मिला, और इस रेशियो से बांटा गया तब सी को कितना मिला, हमें ये चीज देखना है। तो यहाँ पे 15 12 27 और ये 10 37, यहाँ पे 37 है, लेकिन कह रहा टोटल 37 नहीं 555 है, इससे कितना गुना अधिक है दोस्तों, यहाँ पे 37 ना होके 555 है, यानी कि इससे 15 गुना अधिक है, यानी कि एक का वैल्यू 15। तो दोस्तों यहाँ सी को कितना मिला, अगर सी यहाँ 10 है तो 15 दही 150, सी को यहाँ 150 रुपए मिले, कब, जब इस रेशियो में उसको बांटा गया तब। लेकिन अगर इस रेशियो में बांटा गया तो कितना मिला, यहाँ देखिए, अब ए रेशियो बी रेशियो सी 4 रेशियो 5 रेशियो 6 में बांट दिया गया, 6 5 11, 11 4 15, 15 के रूप में बांटा गया, कितने रुपए को, 555 रुपए को, कितना गुना अधिक है दोस्तों, 37 गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है, 37 गुना। लेकिन यहाँ सी को कितना मिला, 37 गुणे 6, तो 6 7 42, 6 3 18 22, यहाँ सी को दोस्तों मिला है 222 रुपया, यहाँ मिला था 155, यहाँ मिल गया 222, कितना ज्यादा है, जब देखेंगे तो 72 ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा ज्यादा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, आज ज्यादा ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 घंटा जितना भी लगे, बस आप सभी लास्ट तक बने रहिए। क्या ना, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, पहले के जमाने का क्वेश्चन, स्कूटर से जा रहे थे, अगर वह अपनी चाल इतना बढ़ा दे तो वह 40 मिनट कम समय लेगा, चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, परंतु अपनी अगर गति इतना घटा दे तो सिंपल सी बात है समय ज्यादा लगेगा। तो दूरी, तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, दूरी ज्ञात करनी है, वही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक आदमी निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, वह पहले उसकी चाल x थी, कितनी थी x, अब क्या कर दिया x + 3 कर दिया, यानी कि जो है पहले x था ना, अपनी चाल 3 बढ़ा दिया, यानी कि x + 3 कर दिया, तो 3 बढ़ा दिया तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगने लगा। ठीक है ना, 40 मिनट कम लगा, तो ये 40 मिनट है, इसको घंटे बदलेंगे, 40/60 कर देंगे। और दोस्तों आपने S1 × S2 का फार्मूला यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, S1 × S2 का फार्मूला यहाँ पे पढ़ा था, तो नीचे ये कट जाएगा x से, तो यहाँ 3 आ जाएगा बराबर। अगले में आते हैं, अगर वह अपनी गति 2 घटा दे, यानी कि x था तो 2 घटा दिया, x - 2 कर दिया, तो क्या होता है 40 मिनट ज्यादा लेता है, 40/60, और नीचे ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा। दोस्तों 40/60 से 40/60 हमारा क्या हो जाएगा, 40/60 से 40/60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे है x + 3/3 = x - 2/2। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया,
अब 3 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6। और यहाँ पे 3 के x में 3x और ये 3 2 जा 6। ठीक है, अब क्या बचेगा दोस्तों, अरे ऑप्शन में दोस्तों आंसर नहीं, यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 12 होता। अब क्या हो जाएगा, ये 3x है ना, यह प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है, यह माइनस 6 इधर आकर प्लस 6 और 6 मिलकर 12 और 3 में से 2 हो जाएगा 8x, x बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। बताइए मजा आ रहा है या क्वेश्चन में नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक की बात हो चुकी है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स की बेहतरीन सी क्लासेज आप सभी को मिलती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है 0.51, इसका वैल्यू कितना होगा। दोस्तों इसका वैल्यू कितना होगा, आप सभी को के सामने इस तरह का क्वेश्चन टीसीएस बहुत बार पूछती है। क्या करते हैं इसका वैल्यू के लिए, हम सबसे पहले जो दिया है ना इसको लिख लेते हैं, और जिसके ऊपर पाई नहीं लगा वो घटा देते हैं। 5 पे पाई नहीं लगा बटे, और यहाँ पे जितना पाई है उतना 9 रहेगा, बाकी 0 रहेगा। सिर्फ एक के ऊपर पाई है तो यहाँ पे 1 9 लिखा, बाकी 0 कर दिया। 51 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 46 बटेगा 90, और 2 से काट देंगे 23 बटे 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 23 बटे 45 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए रहते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं। 18 था ना, ये 19 कह रहा है 0.143, इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। तो हमें सिंपल सी बात है, ये पूरा पहले लिखना होता है, और जिसके ऊपर पाई नहीं लगा वो घटाते हैं, और जितना ये उतना 9 लिखते, बाकी जो अंक बच रहा है उसके जगह पे 0 कर देते बस। 143 में से 14 का कितना बचेगा दोस्तों, 129 बटेगा बटे 900, हमारा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहा है, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का माप होगा। आंतरिक कोणों का योग होगा। ध्यान से देखिएगा, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। तो आपको जब कभी भी बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना आंतरिक कोणों का, तो क्या करते हैं 2n-4 इंटू 90 यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 2n-4 इंटू 90 यूज करते हैं। ठीक है ना, जब कभी भी आंतरिक कोण की बात आए तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, n का मतलब है 7 भुजाओं वाले है ना, तो n की जगह पर 7 रख दीजिए। 2 इंटू 7-4 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा 2 7 14 -4 इंटू 90, तो 14 में से 4 क्या कितना बचेगा 10 इंटू 90, तो 90 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 डिग्री हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो योग हो जाएगा इनका वो हो जाएगा 900। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा लिख दें। चलिए दोस्तों, हमारे सामने 21 और 22 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी, यही है ना, हाँ, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड ले रही है। ठीक है, और 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पूरी तरह पार करने के लिए 15 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, यानी कि माना यहाँ पे सबसे पहले माना ट्रेन की जो लेंथ है ना, ट्रेन की लेंथ LEN, ट्रेन की जो लेंथ है ना वो हमने मान ली L है। क्या है, L है, मतलब L मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है ना 162 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में इतना समय ले रही है, और 120 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में इतना समय ले रही है, तो कहीं ना कहीं चाल दोनों का दोस्तों इक्वल है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि यहाँ जो दूरी है और यहाँ, यानी कि यहाँ जो चाल है और यहाँ पे जो चाल है वो बराबर होना चाहिए। तो यानी कि ट्रेन का जो लंबाई L था, पहले 162 मीटर लंबे स्टेशन को पार कर रही है,
कितना समय ले रही है, 18 सेकेंड का, ठीक है ना। आगे क्या सिचुएशन बनना है, 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को ट्रेन अपनी लंबाई कवर करेगी, प्लस 120 मीटर दूसरे स्टेशन को पार करने के लिए 15 सेकेंड का समय लेती है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कि तो कट कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 का एल में मल्टीप्लाई करेंगे 5l प्लस 5 का 5 2 जा 10, 810 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 810, 5 दूनी 10, 5 चौका 30, 1 31, 5 करने 5 3 8, यहाँ पे 6 कल में 6l और 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12, 6 करने 720 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 6l है, यह प्लस 5l उधर जाकर माइनस 5l, तो कितना हो जाएगा, 810 है, यह प्लस 720 इधर आकर माइनस 720, 0 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि 90 आ गया। कितना आ गया, 90, और 6l में से 5l गया l, तो l बराबर 90 मीटर आ गया। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, मैच कर रहा है। यहाँ पे करना क्या, दोनों का चाल इक्वल करना, यानी कि जब उसने 162 मीटर लंबी स्टेशन को पार किया, ठीक है ना, तो उसका जो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी ये हो जाएगा, समय 18 सेकेंड का ले रहा, ठीक है ना। और जब 120 मीटर स्टेशन को पार करा तो समय 15 सेकेंड का, दोनों का इक्वल कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 22 की तरफ आ गए हैं, किसकी तरफ, 22। कह रहा है यदि किसी सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर दोस्तों ऐसे बनता है, ठीक है ना, सिलेंडर ऐसे बनता है, ये सब आपको पता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1760 वर्ग मीटर है। तो वह सिलेंडर को जो वक्रपृष्ठ होता है दोस्तों वो 2 पाई आर एच होता है, और आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। तो यदि किसी सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 2 पाई आर एच वो 1760 दे रखा है, और उसकी आधार की त्रिज्या यानी कि ये दे रखा 14, आधार की त्रिज्या को हम आर मानते हैं, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर के जगह पे दिया 14 गुणे एच बराबर 1760। यहाँ से हम एच को निकाल सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो एच बराबर 1760। दोस्तों इधर जितना भी ऊपर है सब नीचे चला जाएगा, तो 2 गुणे 22 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 1760 बटे 22 दूनी 44 दूनी 88, और 88 से जो ही हम भाग कर देते हैं दोस्तों, 88 से जो ही भाग कर 88 दूना 176 और यहाँ 0, यानी कि 20 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग हार्ड वर्क करिए दोस्तों ना, अगर थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आपका एनबीए में क्या हर एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स अगर मेरे से आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो दोस्तों तो मैथ में कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं आएगी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.8 बराबर x है, तो x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, x का वैल्यू कितना होगा, 8/3, 3/8, 10/3, 5/2। x का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। पता है क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ एक पाई लगा हुआ है ना तो 3/9 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 3/9, यहाँ पे 6/9 कर देंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ कुछ देर पहले, यहाँ 7/9 और यहाँ पर 8/9, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हर बराबर है ना, एक लाइन खींच के रख देंगे और ऊपर जोड़ लेंगे, 8 7 15 6 21 3 24, 9/24 हो जाएगा, अर्थात 3 3 का 9, 3/24, 8/3 क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इस तरह का 2 क्वेश्चन करवाए हूँ तो उसमें बेसिक रूल बता दिया हूँ, ठीक है ना, जितने के ऊपर पाई उतना 9 रहता है, ठीक है ना, उतना ही क्या रहता है, 9 रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए रहते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 का है 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब डैश 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 3 का 7, इसका वैल्यू कितना होगा। दोस्तों ये गुणोत्तर श्रेणी में आप लोगों ने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसका जब योग पूछ रहा है हमें कैसे पता चलेगा सर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो ये होता है T1, ये होता है T2 और ये होता है T3। अगर कोई भी सीरीज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, इस पर वो सेटिस्फाइड होता है, ठीक है ना। T2 मतलब 3 का स्क्वायर बाई T1 का मतलब 3, T3 का मतलब 3 का क्यूब और T2 का मतलब 3 का स्क्वायर,
ये देखिए इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो इसके लिए योग ज्ञात करना ना, तो योग का फार्मूला था a r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये इसका दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। ध्यान से समझिएगा योगफल का। अब a का वैल्यू समझ रहे हो क्या है, जो स्टार्टिंग में है वही a है। r का वैल्यू t2 बाई t1, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बटे 3, 3 3 का 9, यानी कि r का वैल्यू 3। यार जो शुरू में है वह a है, और r मतलब t2 बाई t1, 3 का स्क्वायर बाई 3 करोगे तो 3 ही तो आएगा, a 3 कट जाएगा, तो वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू 3, r की जगह पर 3 का, n का मतलब ये 7 बार है ना, तो 7 बार कर दीजिए। यार n मतलब होता है ये कितनी बार है, तो 7 बार है, 7 कर दीजिए, -1 बटे r माइनस 1, अर्थात 3 में से 1 जाएगा 2, 3 है, 3 के ऊपर 7 का वैल्यू दोस्तों होता है 2187। कितना होता है, 2187 -1 बटे 2, कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 गुणे 2187 में से 1 21 86 बचेगा, 2 से काट दीजिए, 2 करने 2, 2 8 2 3 6, 1093 आएगा, और 3 में गुणा कर लोगे तो 3279 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3279 आपका दोस्तों क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन में ना है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं जो ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आता है। कितना शेषफल आता है, 3 शेषफल आता है। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आता है, उसी संख्या को उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगा, शेषफल क्या देगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई संख्या है 5 से जब विभाजित करते तो 3 शेषफल आते, एकदम इजी क्वेश्चन है यार। 5 से विभाजित करोगे 3 शेषफल आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है। तो हमने माना 7 है, तो 5 करने 5, 7 में से 5 गया 2, ये गलत हो गया, कहाँ 3 शेषफल आ रहा है। लेकिन जब दोस्तों हम 8 लेंगे तो 5 करने 5, देखिए 8 में से 5 गया, 3 शेषफल आया ना, 3 शेषफल आया। उसी संख्या का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग, उसी संख्या का वर्ग जब हम 5 से विभाजित करेंगे तब क्या शेषफल होगा। तो 3 का वर्ग 3 3 जा 9, अब 9 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, तब शेषफल कितना है दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा 4 आया हुआ। बस इस तरह का थोड़ा सा माइंड में लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप कर लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 20 का क्यूब, इसका वैल्यू आप बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने औसत में एक फार्मूला बताया था दोस्तों, ध्यान से समझोगे आप सभी लोग, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप सभी को मैंने बता रखा है। ठीक है, इस फार्मूले को मैंने बता रखा है। ये फार्मूला कहाँ यूज होता है दोस्तों, वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर ये घन होता है। क्या होता है, घन होता है। n के जगह पर मतलब होता है नंबर कितने हैं, तो लास्ट में 20 है ना, तो n के जगह पे 20 हो जाएगा, इंटू 20 में 1 ऐड करेंगे 21 बाई 2 का होल स्क्वायर, बस। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, और 21 का 10 में करेंगे 210, और 210 का स्क्वायर दोस्तों हो जाता है, हम बात करेंगे 210 का स्क्वायर, तो देखिए 21 से 441, और डबल जीरो बढ़ा दीजिए बस, यानी कि 210 का स्क्वायर आ गया आपका इतना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या रहा है, 80 और 800, क्वेश्चन 27 क्या रहा, 800 और 1100 के बीच, 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी
संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या रहा है 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों 800 और 1100 के बीच 79 से पहली संख्या तो 869 विभाजित होती है। कौन सी संख्या 869, फिर 869 में फिर 69 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 948 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 869 में फिर आप 69 जोड़ दीजिए, 9 9 18, 6 6 12 1 13 और 8 8 1 9, 938 हो जाएगा। 9 9 18 6 6 12 देखते हैं ये 79 से डिवाइड है कि नहीं। 2 9 18, 2 7 14 14 नहीं, एक बार हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 79, 13 में से 9 जाएगा 4 39। एक सेकंड दोस्तों, यानी कि एक संख्या हमारे पास हो जा रही है 869, ठीक है ना, ये तो 79 से विभाजित है। उसके बाद अगली संख्या क्या करेंगे 869 79 जोड़ लेंगे, 9 9 18, 7 6 13 14 और 8 1 9, अगली संख्या 948 हो जाएगी। यानी कि आपको 39 79 जोड़ लेना तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद इसी में जब 79 जोड़ देंगे तो 1027 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1027। दोस्तों क्या रहा है 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 79 से जब हम 800 और 1100 के बीच की संख्याएं लेंगे सिर्फ 3 ही आएंगी और इनका योगफल हो जाएगा 2844। कितना हो जाएगा 2844, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। लास्ट तक देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 ये पूछता है अगर इस तरीके से रहे ना तो फिर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये काउंट करते हैं कितनी बार 1 2 3 4 5 बार है ना, तो क्या करना 5 लिख लेना है और 2 के ऊपर 5 माइनस 1 बटे 2 के ऊपर 5। इसका यही ट्रिक होता है, ठीक है ना, इसका यही क्या होता है ट्रिक होता है। कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे है ना इसको लिख लिया। अब ये 5 बार है ना तो 2 के ऊपर 5 माइनस 1 बटे 2 के ऊपर 5, तो 5 2 के ऊपर 5 का वैल्यू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से एक जाएगा 31 और नीचे 2 के ऊपर 5 का मतलब 32 हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। अगला क्वेश्चन 10%, 20% और 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी छूट के तुल्य होगी, कितनी छूट के तुल्य होगी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का और एग्जाम में पूछा गया है। यार कोई भी क्वेश्चन टफ या इजी नहीं होता, आपको आता है तो वो क्वेश्चन इजी हो गया, नहीं आता तो टफ हो गया। इसके टेंशन में आपको नहीं, बस वीडियो को लास्ट तक दोस्तों देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए जब कभी भी छूट हो दोस्तों 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है। छूट दे रहा है ना, यानी कि 10 था एक कम कर दिया 9 में बेच रहा है, 5 था एक कम कर दिया 4 में बेच रहा, 2 था एक कम कर दिया 1 में बेच रहा, तो क्या हो जाएगा 10 बचे 50 दूनी 100 और 9 चौक 36, 36 से करने में 36। यानी कि ध्यान से देखिएगा 100 का चीज 36 में बेच रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 100 का चीज 36 में बेच रहा, कितने का छूट दिया 64 का छूट दिया। और ये हमेशा 100 ये देखिएगा 100 का चीज था 36 में बेच रहा, ठीक है ना, कितना छूट दिया दोस्तों 64 का दिया ना, और ये हमेशा नीचे रहेगा और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 64% हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64% क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। क्वेश्चन 30 का रहा यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, एक बात बता रहा हूं, जब कभी भी मूल बराबर वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले आप ए बी और सी लिख दीजिए। ए का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं नजर आ तो 1 हो जाएगा,
बी के जगह पर जो x के बगल है -16 और c का मतलब लास्ट, ठीक है ना। मूल बराबर है तो यूज करते हैं हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्या यूज करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी की जगह पर क्या -16 है तो -16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर के। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 गुना 16 कर दे इधर, चलिए। और 4 का के 4 के, देखिए 4 कम 4, 4 चौके 16, तो 16 चौके 64, के का वैल्यू आ गया 64। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको तो हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं करते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ऐसे करते करते 64 को 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला है फर्स्ट, यहाँ देखिएगा टोटल अपान फर्स्ट इंटू लास्ट। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 लिख दीजिए। फर्स्ट मतलब ये शुरू वाला जो इसका फैक्टर हमने तोड़ा है, शुरू में क्या 1 है तो 1 लिख दिया, लास्ट में क्या दोस्तों 7 है बस, तो 6/7 1 जा 7, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 32 लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा 1 5 6 2 7 3 2 4 और 1246, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है ना। इसका यूनिट डिजिट दोस्तों कितना होगा, यार मैं बता रखा हूँ आपसे, जब कभी भी यूनिट डिजिट पूछे ना तो 4 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। 4 से 46 में भाग करेंगे, 4 करने में 4 कट जाएगा ना, 6 है 4 करने 4, 6 में 4 के 2 आया ना, तो करना कुछ नहीं है, इसी जो लास्ट है ना इसी के ऊपर 2 कर दीजिए, तो 4 चौके 16, अंतिम में 6 आया, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। बस बेसिक क्लास आप सभी लोग देख लीजिए दोस्तों, 32 तक का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी बचे 18 ना, वो भी किसी वीडियो में मैं एक 18 क्वेश्चन का एक वीडियो बना के कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपके 18 ना थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट सीरीज में लाऊंगा। टॉप 50 क्वेश्चन 32 हो चुका, 18 थोड़ा टफ लेवल का है, डिस्काउंट वगैरह का जो टफ होता है, मिश्रण एलिगेशन का ना, उन सब का क्वेश्चन को दोस्तों मैं कराने वाला हूँ, बस आप सभी का पूरा भरपूर और सहयोग चाहिए, ठीक है ना। तो एक दिन मैथ की मैराथन क्लास, फिर इंग्लिश की मैराथन क्लास, ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जो भी बच्चे थे हमारे साथ जुड़े हुए लास्ट तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। और जो भी नहीं जुड़े हुए, जब भी वीडियो देखे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों कि आपके 32 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है दोस्तों। 18 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।